मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक छोटे से गांव रुद्रपुर में पला बड़ा, जो उत्तराखंड के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। मेरा बचपन उस गांव के एक पुराने स्कूल में बीता, जिसे लोग शिवाजी विद्या मंदिर कहते थे। ये स्कूल गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर बना था। स्कूल की इमारत पुरानी थी, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। इसकी दीवारें पत्थर की थीं और खिड़कियां लकड़ी की, जो समय के साथ जर्जर हो चुकी थीं। स्कूल के पीछे एक घना जंगल था, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी। जब मैं छोटा था तब स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ हमें कई कहानियां सुनने को मिलती थीं। कुछ कहानियां शिक्षकों की होती थीं, कुछ बच्चों की, और कुछ ऐसी जो गांव के बुजुर्गों से सुनने को मिलती थीं। इनमें से सबसे डरावनी कहानी थी स्कूल की आत्माओं की। कहा जाता था कि स्कूल की जमीन पर पहले एक पुराना मंदिर था, जो किसी रहस्यमयी कारण से नष्ट हो गया। उस मंदिर में पूजा करने वाले साधुओं की आत्माएं आज भी स्कूल के आसपास भटकती हैं। कुछ लोग कहते थे कि रात में स्कूल की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकलती है और कभी कभी बच्चों की हंसी या रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, हालांकि स्कूल रात में पूरी तरह बंद रहता था। मैं उस वक्त इन कहानियों को मजाक समझता था। मेरे दोस्त राहुल, प्रिया और विशाल के साथ मैं इन कहानियों पर हंसता था। हम चारों दोस्त स्कूल के बाद अक्सर जंगल में खेलने चले जाते थे। हमें डरावनी कहानियां सुनाने में मजा आता था और कभी कभी हम एक दूसरे को डराने के लिए रात में स्कूल के पास जाने की चुनौती भी दे देते थे। लेकिन कोई भी वास्तव में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। समय बीता और मैं 10वीं कक्षा के बाद शहर चला गया। कॉलेज की पढ़ाई, नौकरी और जिंदगी की भागदौड़ में मैं अपने गांव और उस स्कूल को लगभग भूल चुका था। लेकिन एक दिन, लगभग 15 साल बाद, मुझे एक कॉल आया। ये कॉल मेरे पुराने दोस्त राहुल का था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन, तुझे स्कूल याद है? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल, शिवाजी विद्या मंदिर। क्या हुआ? मैंने जवाब दिया। वो स्कूल, अब वहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सुना है कि स्कूल अब पूरी तरह बंद हो चुका है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहाँ अब सिर्फ आत्माएं हैं। मैं हंस पड़ा। राहुल, तू अभी भी उन पुरानी कहानियों पर यकीन करता है? चल बता, असल में क्या हुआ? राहुल ने एक गहरी सांस ली और बोला, अर्जुन, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मैं समझा नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि तू गांव वापस आए। हमें उस स्कूल में जाना होगा। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मेरी हंसी गायब हो गई। मैंने उससे और डिटेल्स मांगी, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मुझे गांव में मिलकर सब बताएगा। मैंने कुछ दिन बाद छुट्टी ली और रुद्रपुर के लिए निकल पड़ा। जब मैं गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। गांव की सड़कें अब पहले से ज्यादा चौड़ी थीं, लेकिन वो सुनसानपन अभी भी वैसा ही था। राहुल मुझे बस स्टॉप पर लेने आया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। क्या हुआ राहुल, तू ठीक तो है? मैंने चिंता से पूछा। चल, मेरे घर चलते हैं, वहां सब बताता हूं, उसने कहा और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। राहुल के घर पहुंचकर उसने मुझे बताया कि पिछले कुछ महीनों में गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कह रहे थे कि स्कूल के आसपास रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने स्कूल की खिड़कियों में बच्चों की परछाइयां देखीं, हालांकि स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था। गांव के कुछ बच्चे जो जंगल में खेलने गए थे, डर के मारे भागकर वापस आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूल के पास एक औरत को देखा, जिसके पैर उल्टे थे और वो हवा में तैर रही थी। अर्जुन, मैंने भी कुछ देखा, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। पिछले हफ्ते मैं स्कूल के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था। मैंने देखा, एक बच्चा स्कूल के गेट के पास खड़ा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें, वो पूरी तरह सफेद थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ दिमागी वहम हो सकता है। लेकिन राहुल की हालत देखकर मुझे यकीन हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। ठीक है, मैंने कहा, हम स्कूल जाएंगे, लेकिन पहले प्रिया और विशाल को भी बुलाते हैं। शायद वो भी कुछ जानते हों। अगले दिन हम चारों दोस्त, मैं, राहुल, प्रिया और विशाल, स्कूल जाने के लिए तैयार हुए। प्रिया अब गांव में ही एक छोटी सी दुकान चलाती थी और विशाल एक सरकारी स्कूल में टीचर था। दोनों को जब हमने स्कूल की बात बताई तो वो भी हैरान रह गए। प्रिया ने बताया कि उसने भी स्कूल के बारे में कुछ अजीब बातें सुनी थीं, लेकिन उसने इसे गांव वालों की अफवाहें समझकर नजरअंदाज कर दिया था। विशाल ने कहा कि उसे स्कूल की पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं, लेकिन वो हमारे साथ चलने को तैयार था। हमने तय किया कि हम रात में स्कूल जाएंगे, क्योंकि दिन में वहां कुछ खास नहीं दिखता था।
हमने अपने साथ टॉर्च, कुछ रस्सियां और एक कैमरा लिया। मुझे नहीं पता था कि हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी या नहीं, लेकिन किसी अनजान खतरे के लिए तैयार रहना जरूरी था। रात के 11 बजे हम स्कूल के मुख्य गेट के सामने खड़े थे। स्कूल की इमारत अब पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुकी थी। गेट पर जंग लगा ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोला हो। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ जंगल से आने वाली झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या हमें सचमुच अंदर जाना चाहिए? प्रिया ने डरते हुए पूछा। अब जब इतना दूर आ गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते, मैंने कहा, हालांकि मेरे मन में भी डर था। राहुल ने गेट को धक्का दिया और वो आसानी से खुल गया। हम धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़े। स्कूल का आंगन पूरी तरह उजाड़ था। घास फूस उगाए थे और पुराने बेंच टूटकर बिखरे पड़े थे। मुख्य भवन की ओर जाने वाला रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। हमने टॉर्च जला ली और स्कूल की मुख्य इमारत की ओर बढ़े। जैसे ही हमने पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गर्मी की रात में भी हवा ठंडी थी, जैसे कोई हमें छू रहा हो। प्रिया ने मेरी बांह पकड़ ली। क्या तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? मैंने पूछा। वो, जैसे कोई हंस रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। फिर अचानक एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। वो ऐसी थी जैसे कोई बच्चा दूर कहीं हंस रहा हो। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। शायद कोई जानवर हो, विशाल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। हम आगे बढ़े और स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी के पास पहुंचे। लाइब्रेरी का दरवाजा आधा खुला था। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंदर की अलमारियां धूल से भरी थीं और किताबें बिखरी पड़ी थीं। लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। लाइब्रेरी के बीच में एक पुराना डेस्क था और उस पर एक डायरी रखी थी। ये क्या है? राहुल ने कहा और डायरी उठा ली। हमने डायरी खोली। उसमें लिखावट बहुत पुरानी लग रही थी। पहला पेज खाली था, लेकिन अगले पेज पर कुछ ऐसा लिखा था कि हम सबके होश उड़ गए। ये स्कूल शापित है। जो भी यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी ने डरते हुए लिखा हो। डायरी के अगले पन्नों में कुछ चित्र थे, बच्चों के, औरतों के और कुछ अजीब से प्रतीकों के। एक पेज पर एक औरत की तस्वीर थी जिसके पैर उल्टे थे। ये वही औरत है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे, प्रिया ने डरते हुए कहा। अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा जोर से बंद हुआ। हम सब चौंक गए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। ये क्या हो रहा है? विशाल ने चिल्लाते हुए कहा। तभी हमें फिर से वही हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार वो बहुत पास थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि लाइब्रेरी की एक दीवार पर एक परछाई थी। वो किसी बच्चे की थी, लेकिन उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। हम सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। परछाई धीरे धीरे दीवार पर बढ़ रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। परछाई गायब हो चुकी थी। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा। हमने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी हमें एक और आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की। ये आवाज लाइब्रेरी के अंदर से ही आ रही थी। हमने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अर्जुन, मुझे लगता है हमें डायरी को वापस रख देना चाहिए, प्रिया ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया और राहुल से डायरी ली। जैसे ही मैंने डायरी को डेस्क पर रखा, रोने की आवाज बंद हो गई। लेकिन तभी लाइब्रेरी की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में हमें एक औरत की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए? आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम बस देखने आए थे, मैंने हकलाते हुए कहा। यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये हमारा घर है, आवाज ने कहा। अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। हमने मौका देखकर बाहर की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, हमें एहसास हुआ कि हम स्कूल के आंगन में नहीं, बल्कि किसी अजीब से हॉल में थे। हॉल की दीवारें काली थीं और छत पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। ये क्या जगह है? विशाल ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। हमने हॉल में चारों तरफ देखा। वहाँ कई दरवाजे थे, लेकिन सभी बंद थे। एक दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, जिस पर कुछ प्रतीक बने हुए थे। मैंने ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये वही प्रतीक थे जो डायरी में थे। शायद ये ताला डायरी से जुड़ा है, मैंने कहा। राहुल ने डायरी को फिर से खोला और उसमें लिखे प्रतीकों को ध्यान से देखा। यहाँ कुछ लिखा है, एक मंत्र जैसा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, ताला अपने आप खुल गया। लेकिन साथ ही हॉल में एक तेज चीख गूंजी।
हम सब डर के मारे जम गए। क्या था वो? प्रिया ने कांपते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। हमने दरवाजा खोला और एक लंबे गलियारे में दाखिल हुए। गलियारा अंधेरा था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था जिस पर एक औरत की तस्वीर बनी थी। ये वही औरत है, प्रिया ने डरते हुए कहा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला। तभी हमें फिर से वही आवाज सुनाई दी। तुमने हमारी नींद तोड़ी, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। हम समझ चुके थे कि हम किसी अलौकिक शक्ति के चंगुल में फंस चुके थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हमने गलियारे में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ हमें लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। टॉर्च की रोशनी अब कमजोर पड़ रही थी। अचानक गलियारे के अंत में एक रोशनी दिखाई दी। हम उसकी ओर दौड़े। वहां एक बड़ा सा कमरा था जिसके बीच में एक पुराना मंदिर जैसा ढांचा था। ढांचे के ऊपर एक मूर्ति थी जिसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। ये वही मंदिर है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे, विशाल ने कहा। तभी मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। हम सब पीछे हट गए। मूर्ति धीरे धीरे हिलने लगी और उसमें से एक काली छाया निकली। छाया ने एक औरत का रूप लिया। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। तुमने हमारी शांति भंग की, उसने कहा। अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। हमने भागने की कोशिश की लेकिन कमरे के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। मैंने डायरी को फिर से खोला और उसमें लिखे मंत्र को दोहराना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, औरत की छाया चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही छाया गायब हुई, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। हमें लगा कि पूरी इमारत ढह जाएगी, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। हम फिर से स्कूल के आंगन में थे। टॉर्च फिर से जल रही थी और रात का सन्नाटा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। हमने बिना पीछे देखे स्कूल से बाहर की ओर दौड़ लगाई। गांव पहुंचकर हमने गांव के पुजारी को सारी बात बताई। उन्होंने हमें बताया कि स्कूल की जमीन पर बने मंदिर को सालों पहले कुछ लोगों ने अपवित्र कर दिया था, जिसके कारण वहां की आत्माएं भटक रही थीं। उन्होंने एक विशेष पूजा की ताकि आत्माओं को शांति मिले। उस रात के बाद स्कूल के आसपास अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव वालों ने स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया और उसकी जमीन को मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन मैं आज भी उस रात को नहीं भूल पाता। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां अब सिर्फ आत्माएं थीं। और शायद वो आत्माएं अब भी वहां हैं, बस अब वो शांति से हैं।